Okay. Hello everyone. Very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Good evening, Chaman. Please confirm if audio video is clear. Hello. Hello. Is there any issue? ओहो. हेलो हेलो. हाँ, अभी चल रहा है. चैट रिफ्रेश करनी पड़ी. चलिए. So, very well. Let's begin with the next lecture of set theory and algebra. We are discussing functions. कल वाली क्लास में हमने सबसे पहले तो लास्ट क्लास में सैटरडे को हमने सबसे पहले बुलियन लेटिस का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि वो लेटिस जो बाउंडेड भी है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, इसका मतलब हर एलिमेंट का यूनिक कॉम्प्लीमेंट होगा. ऐसे लेटिस को मैंने एक नाम दिया कि उसको मैं बुलियन लेटिस बोलूंगा. देन वी स्टार्टेड विद द न्यू चैप्टर दैट इज फंक्शंस. तो सबसे पहले हमने क्या बोला? फंक्शन एक रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? सब फंक्शन एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसके अंदर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ मैप करता है. ठीक है. चलिए. फिर हमने बात की डोमेन एंड को डोमेन, उसके बेसिस पे रेंज को डिफाइन किया. फिर इंजेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब वन वन फंक्शन की बात की और कितने वन वन फंक्शन हो सकते हैं उसकी बात की. आज का देखेंगे क्या होता है ऑन्टो फंक्शन, इसकी बात करेंगे. हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस आर पॉसिबल वो देखेंगे. कब बोलता हूं कि फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे. एंड वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे. इफ टाइम परमिट्स तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी आज ही देख लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. चलिए. तो मुझे सबसे पहले फटाफट से ये बता दीजिए कि सारे के सारे फंक्शंस की डेफिनेशन हो चुकी है. किसी को कोई दिक्कत है अभी तक फंक्शन की डेफिनेशन में? अभी तक फंक्शन की डेफिनेशन में किसको कोई दिक्कत है? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन में किसी को कोई दिक्कत है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दीजिए. सारी स्लाइड्स यही हैं तो हम उनके ऊपर डिस्कशन कर लें. अदरवाइज लेट्स स्टार्ट विद द ऑन्टो फंक्शंस. ये मैंने होमवर्क दिया था. ये मैंने होमवर्क दिया था. नो सर, नो डाउट. करके आए हो? अभी पूछूंगा तो पता चलेगा, तो ठीक करूंगा तो सही. चलो सर. अब एक दूसरे बच्चे की बात भी मान लेते हैं कि सर ऑन्टो फंक्शन आपने क्या बोला था. ठीक है. तो एफ इज कॉल्ड इमेज ऑफ फंक्शन ए. ठीक है. और ए क्या बोला कि सर ए विल बी कॉल्ड, एक चीज यहां पर चाहो तो लिख दो, ए इज कॉल्ड प्री इमेज. क्या बोलते हैं इसको? ऑफ वॉट एवर योर एफ ऑफ ए इज. राइट. सो फंक्शन एफ के रिस्पेक्ट में ए की इमेज 2 है और 2 की 2 प्री इमेजेस हैं, 1 एंड सी. ठीक है. तो दैट्स इट. वन फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन. ये बोला था ना, इट इज नॉट, इट इज अ फंक्शन बट नॉट अ वन वन फंक्शन. हाँ ठीक है. वन वन फंक्शन के लिए क्या बोला था? हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो ये भी हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? कि सर अगर मेरा फंक्शन वन वन फंक्शन है, अगर मेरा फंक्शन वन वन फंक्शन है
then every element of codomain will have at most one pre-image, जो भी आप कहना चाहते थे. Every element of codomain will have at most one pre-image. किसी ने कल बोला भी था, ठीक है. चाहो तो लिख सकते हो. जब मैंने प्री इमेज डिफाइन कर दी तो इसको भी लिख ही लो, साइड में कहीं छोटा सा नोट बना लेना. इन अ one function, every element of codomain will have at most one pre-image. At most one pre-image. यहाँ पर बात करोगे so you can actually say there are two pre-images of element 2. ठीक है, क्या बोल सकते, two pre-images of एलिमेंट 2. यहाँ पर दो की दो प्री इमेज है, ए बी और सी भी. तो अगर किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो जाए तो वो वन वन नहीं रहेगा. किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो जाए तो वन वन नहीं रहेगा. लेकिन अभी हमने क्या बोला सर, एटमोस्ट वन प्री इमेज. अभी हमने बोला एटमोस्ट वन, इसका मतलब एलिमेंट की या तो जीरो प्री इमेजेस रहेंगी या तो एग्जैक्टली वन प्री इमेज रहेगी, वन से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, बट एटमोस्ट वन बोल रहा हूं, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स की जीरो प्री इमेजेस भी हो सकती हैं. और जब मैं बात करता हूं सर्जेक्टिव फंक्शन की, या जिसको मैं ऑन्टो फंक्शन भी बोलता हूं, तो इसको डिफाइन करते हैं. सबसे पहले क्या है सुनो, फंक्शन एफ, डेफिनेशन लिख लो, समझाऊंगा. अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड surjective or onto function if and only if is called surjective or is surjective if and only if what every element of codomain is mapped by every element of codomain is mapped by at least one element of domain. टाइम मत बचाओ मेरा. is mapped by at least one element of domain. क्या कहानी है देखो यहाँ पर. मान लीजिए मेरा ये एक सेट है ए, ये है मेरा सेट बी. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो फंक्शन नहीं है. इज इट एन ऑन्टो फंक्शन? क्या ये ऑन्टो फंक्शन है? सर आई डिडंट डू एज टुडे, ओनली आई फिनिश माय बैकलॉग. पता नहीं. एलिमेंट ऑफ बी कैन हैव मोर देन वन प्री इमेज विल बी फंक्शन. यस, फंक्शन तो होना ही चाहिए, वो तो पहले ही भूल गया था. नहीं, सो यहाँ पर क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? हाँ सर ये फंक्शन तो है. ठीक है, इट इज अ फंक्शन बट इट इज नॉट एन ऑन्टो फंक्शन. Every element of set A is having exactly one image, therefore it is a function.
but not an onto function. Why it is not a function? Sir, no pre-image or 3 is not mapped by any element of domain. चलिए यहाँ पर आइए, मान लो ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी, यहाँ पर there are only, let's assume, 2 elements and there are 3 elements. Let's say 1, 2, 3. Is it ever possible to have a function from A to B which is onto? क्या यहाँ पर कभी भी onto function बन सकता है? क्या यहाँ पर कभी भी onto function बन सकता है? क्या मैं यहाँ पर onto function डिफाइन कर सकता हूँ? राइट सर, मान लीजिए मैंने इसको इससे मैप कर दिया, इसको इससे मैप कर दिया, तो इट इज अ फंक्शन but cannot be onto. Why? Because if we try to map 3 with one of the 2 elements of set A, then it will not remain a function only, right? So, if we try to map 3 with one of the elements of set A, then it will not remain a function. राइट, तो क्या समझ में आता है सर, कब एग्जिस्ट करेगा एन onto फंक्शन an onto function is possible from set A to set B from set A to set B only if cardinality of set A is greater than or equal to cardinality of set B. So it is only possible when cardinality of set A is greater than or equals to cardinality of set B. क्लियर? तो दोनों टाइप के एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब इक्वालिटी होगी तब क्या? सर ये है सेट ए, ये है सेट बी, दोनों तरफ की कार्डिनलिटी पहले केस में इक्वल रख लेता हूँ, ए बी सी 1 2 3। ओके सर, ये क्वांटम फंक्शन है। Onto function. Is it also 1 1? Please check. Is it also a 1 1 function? Yes, sir. Also. वन फंक्शन। क्लियर? चलिए, यहाँ पर क्या सिचुएशन थी? कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। दूसरा देखते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, दिस इज योर सेट ए, this is a set B.
चलिए क्या होगा सर, यहां तक तो हो गया। अब ये डी किसी ना किसी से तो मैप करेगा ना, सो लेट्स अज्यूम इससे मैप कर गया, तो इट इज एन ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, but it is not in one function because the distinct elements of domain are having same image in कोडोमेन। मेक सेंस? अब आपको समझ में आता है सर, यहां पर रेंज और कोडोमेन क्या बोल सकता हूं मैं सर? जब हम यहां पर बात करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारी जो रेंज है इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर जो रेंज है आपकी दैट इज इक्वल्स टू कोडोमेन। यहां पर भी जो रेंज है दैट इज इक्वल्स टू कोडोमेन। चलिए तो क्या कह सकता हूं, इन एन ऑन्टो फंक्शन in an onto function, what range of function will be exactly equal to codomain of function, right? चलो, उसके अलावा जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वो वाला नोट क्या बनेगा कि अगर मैं ऑन्टो फंक्शन की बात करूं देन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन विल हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। सर ऑन्टो में ऑलवेज रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा, ऑन्टो में नहीं होगा। ऑन्टो में नहीं होगा, ऑन्टो में रेंज इक्वल टू होगा कोडोमेन के। कैसी बातें कर रहे हो, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं था, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं था। इट कैन नॉट बी ऑन्टो, इट कैन नॉट बी ऑन्टो। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? नाउ व्हेन रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन देन ओनली इट विल बी एन ऑन्टो फंक्शन। मधुसूदन जी उल्टा उल्टा मत पढ़ो, उल्टा मत पढ़ो। सो क्या कह रहे हैं हम सर, इन एन ऑन्टो फंक्शन in an onto function, every element of codomain will have every element of codomain will have at least one pre-image. समझ में आता है? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन विल हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। यहां पर देखो सर, वन की भी एक प्री इमेज है, टू की भी वन प्री इमेज है, थ्री की भी वन प्री इमेज है। यहाँ पर वन की एक प्री इमेज है, थ्री की एक प्री इमेज है, टू की टू प्री इमेज है, चलता है। तो एटलीस्ट वन होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। क्लियर? चलो सर, वी आर डन। आई होप सबको वन वन फंक्शन एंड ऑन्टो फंक्शन समझ में आ गया कि क्या होता है वन वन फंक्शन, क्या होता है ऑन्टो फंक्शन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो हम पहले ही कल ही कर चुके हैं। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन तो हम कल ही कर चुके हैं। आज देखते हैं नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। तो यहाँ पर मैं इसको केसेस में डिवाइड करूंगा, यहाँ पर मैं इसको केसेस में डिवाइड करूंगा। दिस इज योर केस वन। So one thing is guaranteed. So let mod A is equals to n, where n is greater than or equals to 2, and mod B is equals to 2. My question is mod A equals to n and mod B equals to 2. So please, number of onto functions possible
from A to B will be what? Give me the answer. Number of onto functions possible from A to B will be what? ना 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 ना, सोचिए। नहीं उज्जवल जी, नहीं गौरव। क्या करके आए हो? मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था और आप ऐसा चेहरा लेकर के आए हो मेरे सामने, ऐसा चेहरा। ये एक्सपेक्टेड था मुझे आप लोगों से कि ये करोगे आप। पूरा संडे निकला बेटा, ये मत बोलना कि बीच में टाइम नहीं था, ये मत बोलना कि बीच में टाइम नहीं था, ठीक है। चलो सर, सर अब मुझसे बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। माय क्वेश्चन इज, आपके जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं फ्रॉम ए टू बी, सो विल बी नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, और इनमें से वो फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, इनमें से वो फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो जो वन ऑन्टो नहीं है, माइनस द नंबर ऑफ फंक्शंस आर नॉट ऑन्टो। चलिए, तो अगर सेट ए की कार्डिनलिटी n है एंड सेट बी की कार्डिनलिटी 2 है, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? दिस आर दी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। 2 raised power n is the total number of functions possible from set A to set B. Clear? Now my question is, no matter what, अगर आपका ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, यहां पर आपके पास कितने भी एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर एलिमेंट A1, A2, A3 up to AN, and this is your set B that contains only two elements 1 and 2, right? Now my question is, सर अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस एलिमेंट 1 से मैप कर जाएं, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट 1 से मैप कर जाएं, देन इट विल नॉट बी एन ऑन्टो फंक्शन, क्योंकि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सिमिलरली अगर यहीं पर यही ए है यही बी है, तो मैं आपसे बोलूं दैट सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, A1, A2, A3 अप टू AN, और सेट बी में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं 1 and 2। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ को डोमेन से मैप कर जाएं, तब भी ये फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। यस और नो? नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या इन दोनों के अलावा कोई और फंक्शन हो सकता है फ्रॉम ए टू बी जो ऑन्टो ना हो? क्या इन दोनों के अलावा कोई और फंक्शन हो सकता है फ्रॉम ए टू बी जो ऑन्टो ना हो? प्लीज टेल मी, डू आई हैव एनी अदर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट ऑन्टो? नहीं, समझ गए?
क्योंकि अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट 2 से मैप कर गया तो फिर वो ऑन टू हो जाएगा, इसमें से कोई भी एलिमेंट 1 से मैप कर गया तो फिर वो ऑन टू हो जाएगा. सो आई कैन से दिस आर दी ओनली टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी विच आर नॉट ऑन टू. These are the only two functions from set A to set B not on to. Right? So 2 raised power n total number of functions possible थे from E to B. Minus 2 is the number of functions. So these are the total number of functions possible minus the number of functions from E to B which are not onto. So how many onto functions are possible from A to B? How many onto functions are possible from A to B? The number of onto functions possible from A to B will be, आपको अगले स्लाइड पे. तो आई होप बहुत इजी है, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस तो करना पड़ेगा. अगर इधर उधर भागोगे तो आंसर नहीं मिलेगा. will be equals to 2 raised power n minus 2. That's your answer. Number of onto functions possible from A to B will be 2 raised power n minus 2. भाई क्या रिवीजन करके आए हो और क्या मैंने आपको होमवर्क दिया था वो करके आए हो? इतने बुरे हालात एक्सपेक्टेड थे क्या? इतने बुरे हालात एक्सपेक्टेड थे कि एक भी आंसर सही ना हो इस बच्चे से, बच्चों वाले क्वेश्चन के लिए? That's how you will clear your GATE exam. हाँ भाई, मेरे पढ़ाने से आपका गेट नहीं निकलेगा, खुद के मेहनत करने से गेट निकलेगा. तो अगर कुछ बोला गया है कि कीजिए तो वो करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज तो फिर कैसे ही आपके एफर्ट्स को कोई जस्टिफाई करेगा कि नहीं आपने एफर्ट्स डाले. मैं तो बोल दूंगा भाई क्या ही नंबर आएंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत की ही नहीं मेरे सामने क्लास में. जो बोला जाता था वो आपने कभी किया ही नहीं. सॉरी का क्या अचार डालूंगा. केस 2, ये सिंपल है. इफ mod A is equals to mod B is equals to n. सर दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल हो तब भी तो ऑन्टो फंक्शन पॉसिबल है ना सर. इफ mod A equals to mod B equals to n, my question is number of onto functions possible from A to B will be how many? Number of onto functions possible from A to B will be how many? Correct. So please try to understand. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, सच दैट mod A is equals to mod B. नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी जो 1 1 है, सुनिएगा, अगर कार्डिनलिटी इक्वल है दोनों सेट की, सो माय क्वेश्चन इज, अगर मैं कोई भी 1 1 फंक्शन बनाऊंगा, सर 1 1 बनाना है, इमेज सेम नहीं हो सकती, तो अगर मैं कोई भी 1 1 फंक्शन बनाऊंगा तो क्या वो ऑन्टो भी होगा? अगर मैं कोई भी 1 1 फंक्शन बनाऊंगा तो क्या वो ऑन्टो भी होगा? हाँ सर, वो ऑन्टो भी होगा. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ mod A equals to mod B, if
mod A equals to mod B, then every one function from A to B will be onto, will also be onto, and similarly every one function and every onto function from A to B will also be 1 समझ में आया? इसका मतलब अगर कोई भी, अगर दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है, अगर दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है, देन नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी विल बी एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। और कल वाले लेक्चर में हमने, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम हो, देन द नंबर ऑफ वन फंक्शन विल बी np, एंड दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वन फंक्शन विल बी n factorial and they will be same as number of onto functions। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? n रेस्पार n माइनस n क्या लिखा है ये अमन जी? कहां से आते हो आप? कहां से आते हो? कहां से आते हो और क्यों आते हो? हैं? हर जगह एक ही फॉर्मूला बैठता ना बेटा। सुनो मेरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको होमवर्क दिया था और कल क्लियरली बोला था कि इट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर हर जगह पे सेम फॉर्मूला लगा पाता तो मैं केसेस बनाता ही नहीं। अगर मैं हर जगह पे सेम फॉर्मूला लगा पाता तो मैं केसेस बनाता ही नहीं। समझे बात को? तो इसलिए मत ऐसे रास्तों पे चला करो। आपको एक्चुअल में क्या है ना सर, आप फॉर्मूला लगा देते हो आंख बंद करके। कभी फॉर्मूला लगाने से पहले सोचते हो कि हुआ क्या? कोई फॉर्मूला दिमाग में है तो उसको कहीं भी लगा दोगे क्या? हर जगह पे लगा दोगे क्या? भाई सोचा कि वो फॉर्मूला 2 क्यों आया था? सर 2 जब मैंने लिखा तब एक चीज गारंटीड थी कि जो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस थे वो गारंटीड थे कि 2 ही होते। नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस गारंटीड थे, सॉरी नंबर ऑफ फंक्शन जो ऑन्टो नहीं थे, नंबर ऑफ फंक्शन जो ऑन्टो नहीं थे वो गारंटीड थे कि सिर्फ 2 ही होंगे, इसलिए मैं वो -2 कर पाया। ठीक है, यहां पर तो आपको कुछ और ही सोचने की जरूरत थी कि अगर सर कार्डिनलिटी इक्वल है तो नंबर ऑफ वन फंक्शन विल बी सेम एज नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, क्योंकि हर ऑन्टो फंक्शन वन होगा एंड हर वन फंक्शन ऑन्टो होगा अगर दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है तो। दैट्स द सेकंड एस्पेक्ट। चलिए अभी थर्ड पे लेके जाता हूं। मैं फॉर्मूला डिफाइन करूं उससे पहले आप लोगों को एक जनरल, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूछता हूं। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम में पूछते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन, let mod A equals to 4 and mod B is equals to 3. Let mod A equals to 4 and mod B equals to 3. Then how many onto functions are possible? From set A to set B. Give me the answer. ये सोनू भी वही इंसान है, ये शैलेंद्र भी वही इंसान है जो अभी अमन को डांट लगाने के बाद भी कॉन्सेप्ट नहीं समझे।
बेटा अगर यही होता ना जो आप आंसर दे रहे हो, अगर इसी की बात होती ना, तो मैं अमन को डांटता ही नहीं, अमन को बोलता वाह बेटा क्या समझदार आदमी हो तुमने एकदम सही जवाब दिया है। उसको डांट लगाई तब तुम अपने कान, अपना तुम्हारा नाम नहीं लिया, इसका क्या मतलब है कि तुमको सब आता है? तुम्हारा नाम नहीं लिया गया, क्या इसका ये मतलब है कि तुमको सब आता है? तुम भी तो वही गलतियां कर रहे हो। सोनू, शैलेंद्र, विश्वास, अनुराग, श्वेता, 75 वाला कुछ नया है, 13 वाला भी कुछ नया है। डोंट नो कैसे कर रहे हो आप, मुझे तो नहीं पता। 36 है, करेक्ट है 36, लेकिन समझते हैं। आइए सर, 81 माइनस 6, और तुम तो यू आर गेस। सर आई गेस, व्हाई डू यू गेस? कॉन्सेप्ट नहीं है क्या आपके पास? कॉन्सेप्ट नहीं हो तो गेस करो, तुक्का लगा करके गेट नहीं निकलेगा। गेस मतलब तुक्का, गेस का मतलब होता है तुक्का, और तुक्का लगा करके गेट नहीं निकलेगा। इतना मुझसे आज स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, कहीं लिखवा लो, तुक्के वाले का गेट निकल ही नहीं सकता। इट इज गारंटीड, है ना? सुजय जी आपकी तो पहली क्लास है, तो आप तो अभी रहने देते हैं थोड़ा सा, क्या ही समझाएं आपको। एकदम से क्यों समझ में नहीं आता, समझना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा एक सेट है ए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ सर। ये है एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, और ये है मेरा सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। नाउ माय क्वेश्चन इज, जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो, आप लोगों को जो चीज समझ में आनी चाहिए वो ये 2 फैक्टोरियल तो तुमने कैसे ही कर लिया, ये तो मुझको समझ में आया नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए वो, कि अगर मैं कोई भी ऑन्टो फंक्शन बनाऊंगा फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं कोई भी ऑन्टो फंक्शन बनाऊंगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कुछ भी बना लो सर, कुछ भी बना लो, तो मुझको ये समझ में आता है that there will be exactly two elements of set A which will map to the same element of set B. There will be exactly two elements of set A which will map to the same element of set B. Apart from that, the remaining elements will map with different elements of set B. Yes or no? In any onto function from A to B, सोचो, जब मैं बोल रहा हूं कि सोचो, यहां पर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेगा। इन एनी onto function from A to B, there will be exactly two elements in set A. Will map with the same elements of set B. Every other element of set A will map with a distinct element of set B. Every other element of set A will map with distinct elements of सेट बी। ये विजुअलाइजेशन वाली कहानी थी। आपको ये समझ में आना था कि अगर ऑन्टो फंक्शन बनाऊंगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वहां पर एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, जो सेट बी के सेम एलिमेंट के साथ मैप करेंगे। उसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी से मैप करेंगे। क्लियर? इतना सब कुछ समझ में आया?
इतना सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए सर, इसका मतलब यहां पर सर ऐसे कितने फंक्शंस बना सकता हूं जिसके अंदर दो एलिमेंट। तो सबसे पहली कहानी तो ये थी, therefore number of onto functions from A to B, number of onto functions from A to B will be what? सर यहाँ पर जो 4 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर से आपको 2 एलिमेंट चूज करने हैं जो सेम एलिमेंट के साथ मैप करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, हो सकता था कि आपका ए एंड सी सेम एलिमेंट से मैप करता, हो सकता था आपका ए एंड डी सेम एलिमेंट से मैप करता, हो सकता था आपका बी एंड ए सेम एलिमेंट से मैप करता, हो सकता था आपका बी एंड सी सेम एलिमेंट से मैप करता। तो आपके वो दो एलिमेंट्स जो सेट बी के सेम एलिमेंट के साथ मैप करेंगे उनको मैं कितने टाइप से चूज कर सकता हूं? सर आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वी कैन चूज 2 एलिमेंट्स which will map with the same element of set B in 4C2 ways. 4C2 ways. Clear? Now my question is, अब वो जो दो एलिमेंट हैं वो इन तीन में से किसी एक के साथ कितने टाइप से मैप कर सकते हैं? सर वो जो दो एलिमेंट हैं वो इन तीन में से किसी एक के साथ कितने टाइप से मैप कर सकते हैं? Sir, we will choose two elements out of 4 in 4C2 ways and we can map those two elements with one out of 3 elements in 3 ways and sir अब उस एक को मैप कर देने के बाद आपके पास दो एलिमेंट बचे हैं सेट बी में, आपके पास दो एलिमेंट बचे हैं सेट बी में और दो ही एलिमेंट बचे हैं सेट ए में। माय क्वेश्चन इज, अगर दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो अब मेरा जो मोटिव है वो ये कि यहाँ के डिस्टिंग एलिमेंट यहाँ के डिस्टिंग एलिमेंट के साथ मैप करें। और ये कितने टाइप से हो सकता है सर? 2 फैक्टोरियल टाइप से। ये कितने टाइप से हो सकता है सर? 2 फैक्टोरियल टाइप से। आई होप यू अंडरस्टूड दैट सर 4 में से दो एलिमेंट को मैं 4C2 वेज से चूज कर सकता था, उन दोनों को 3 में से किसी एक एलिमेंट के साथ 3 टाइप से मैप कर सकता था एंड अब जो बचे हुए दो एलिमेंट हैं सेट ए के उनको बचे हुए दो एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ 2 फैक्टोरियल टाइप से मैं अरेंज कर सकता हूं। मेक सेंस? तो इसका दूसरा विजुअलाइजेशन ये हो सकता था कि सर 4C2 एलिमेंट चूज किए एंड वो जो दो एलिमेंट चूज किए उनको क्लब करके एक सिंगल एलिमेंट मान लिया। वो जो दो एलिमेंट चूज किए उन दोनों को क्लब करके एक सिंगल एलिमेंट मान लिया। जब भी उनकी मैपिंग होगी सेम एलिमेंट के साथ होगी तो उन दोनों को एक एलिमेंट मान लिया। तो 3 एलिमेंट हो गए सेट ए में, 3 एलिमेंट हो गए सेट बी में। तो 3 एलिमेंट को 3 एलिमेंट के साथ मैप कर सकता था 3 फैक्टोरियल टाइप से। 3 एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट के साथ मैप कर सकता था 3 फैक्टोरियल टाइप से। अनदर वे, यस और नो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर? अरे बच्चा, आपने ये ए और सी चूज किए। अब ये ए और सी जरूरी थोड़ी ना है कि दो से ही मैप होता। ये ए और सी हो सकता था 1 से मैप होता तो एक तरीका वो था, ए और सी 2 से मैप होता तो ये दूसरा तरीका था, ए और सी 3 से मैप होता तो ये तीसरा तरीका था। इसका मतलब आपने जो दो एलिमेंट चूज किए हैं उनको इस कोडोमेन में के 3 एलिमेंट में से किसी एक के साथ कितने टाइप से मैप कर सकते हो? सर कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ
थ्री डिफरेंट टाइप से मैप कर सकता हूं, या तो ये दोनों 1 से जाएंगे एक तरीका, ये दोनों 2 से मैप होंगे दूसरा तरीका, ये दोनों 3 से मैप होंगे तीसरा तरीका। क्लियर? बिल्कुल। अगर इसको कंबाइन करके देख रहे हो तो इन दोनों को एक मान लो, ये एक ये दो, ये 3 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे ये 3 हो गए। आप बोलोगे सर एसी वाला चूज हुआ तो एसी वाला अगर 2 से चूज हुआ है तो ए को भी 2 से और सी को भी 2 से कनेक्ट करने का एक ही तरीका, ए को भी 2 से एंड सी को भी 2 से कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका, राइट? तो दैट्स द आइडिया। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर यहाँ पर व्हाट विल बी द आंसर, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी 4c2 into 3 factorial. This is nothing. 6 into 6. The answer will be 36. The answer will be 36. ठीक है? The answer will be 36. देखो कहानी समझने की कोशिश करो, ये काउंटिंग है। आप काउंटिंग कितने भी तरीके से कर सकते हो, सब लोग अपने अपने अलग आंसर दे रहे हैं, है ना? लेकिन उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उतने टाइप से चीजों को समझाऊं। ठीक है, चलिए आइए दूसरी चीज समझते हैं। अब मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करता हूं, सर ये कब होगा? सर ऐसी सिचुएशन तब अराइव होगी जब आपके डोमेन में एग्जैक्टली वन मोर एलिमेंट हो कंपेयर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन। तुम अरे इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया भाई? चाहिए, तुम्हारी जरूरत है अभी हमको। आओ, अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखो इसको, लेट्स एज्यूम अगर केस 3, तो हमारे दो केसेस हो गए हैं। दिस इज योर केस 3। क्या है केस? सर केस 3 है जब आपके number of elements in the domain are exactly one more than the number of elements in codomain. So mod A is equals to n and mod B is equals to n minus 1. So what does it mean? That is mod A is actually the number of elements in codomain plus 1. The cardinality of the domain is one more than the cardinality of codomain. If this is the case, then my question is number of onto functions possible number of onto functions possible from set A to set B will be what? क्यों जीरो भाई? क्यों जीरो? क्यों जीरो? कहां से आ गया ज्योति? कहां से आ गया? 4 कहां से दिख रहे हैं दो को क्लब करने के बाद? कहां से दिख रहे हैं आपको दो को क्लब करने के बाद 4 एलिमेंट? कुछ भी मतलब, हाँ? तो दिस विल बी नथिंग बट आपको n एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को चूज किया, n एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को चूज किया, तो अब n में से 2 को मिलाकर के एक बना दिया, तो वो n-1 रह गए। अब n-1 को सेट b के n-1 के साथ n-1 फैक्टोरियल टाइप से मैप किया जा सकता था सच दैट फंक्शन ऑन टू होता। देन दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? अगर मैं सीधे सीधे बताता कि ये कैसे आया है तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आता है कि क्या करना है। अब समझ में आता है कि क्या करना है। आऊंगा, मैं तुम लोगों के पास भी आऊंगा, तुम्हारा भी जीवन में नंबर आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमको छोड़ दूंगा। क्लियर है?
कोई डाउट? अब इन तीनों केसेस में कोई डाउट हो तो बता दो। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, जनरली अगर गेट में नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन का क्वेश्चन आया, अगर गेट में नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन का क्वेश्चन आया तो इन्हीं तीनों में से किसी एक केस पे आएगा, क्योंकि जो चौथा केस है उसके लिए आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, और गेट कभी नहीं चाहता कि आप कोई फॉर्मूला रटो। गेट वाले कभी नहीं चाहते कि आप कोई फॉर्मूला रटो, है ना। इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि अगर गेट वाले ये नहीं चाहते कि आप फॉर्मूला रटो, इसका मतलब ये कि वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन पे के बेसिस पे पूछेंगे। अरे दीनू, क्या करते हो यार? यहाँ पर 3 फैक्टोरियल क्यों आया, कैसे पता? यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ रहा है, ये समझ में आया आपको दीनू? है, यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया, ये समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया नमन जी? क्या समझा दूं वापस से? ऐसा क्या है जो मैंने समझाया हो और वो ऐसा कुछ था कि एकदम ही अलग कहानी से चला गया? दिनू जब बोलू ना तब तो या तो कान और आंख दोनों खुले रख करके सुन लिया करो, है ना। क्योंकि मैं दूसरी बार में ऐसा तो कुछ नहीं बताऊंगा जो मैंने पहली बार में नहीं बताया है। दूसरी बार में कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो मैंने पहली बार में नहीं बताया, लेकिन आप चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हो। प्रॉब्लम यहां आ जाती है। आपको लगता है कि अरे ठीक है, क्या ही तो होगा, जरा सा काउंटिंग भी तो होगी, कर लेंगे। बाद में समझ में आता, अरे ये तो कुछ और हो गया, कैसे होगा, समझ नहीं आया। तब पहले कहां थे भाई? पहले कहां थे? n-1 को छोड़ो, ये बताओ कि ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया? तुम्हारे सारे आंसर विजिबल है राहुल, लेकिन जो आदमी ज्यादा होशियार होता है ना, जो आगे की चीजें कहीं से पढ़ करके और मुझे समझाता है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए टाल देता हूं, ऐसा है। तो तुम्हारे पास भी आएंगे। तुम जो अप्रोच लगा रहे हो वो बात की अप्रोच है, उसकी उसकी उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, इसलिए मैं तुमको जवाब नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तुम रटा हुआ फॉर्मूला लगा रहे हो, मैं तुमसे पूछूंगा ये कैसे आया, तब तुमको समझ में नहीं आएगा। अरे ओ नालायकों, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि n-1 फैक्टोरियल क्या है, मैंने आपको एक सिंपल सा केस दिया था। एक सेट था A जिसकी कार्डिनलिटी थी 4, और एक सेट था B जिसकी कार्डिनलिटी थी 3। इसका मतलब B की कार्डिनलिटी सेट A की कार्डिनलिटी से 1 कम थी। B की कार्डिनलिटी सेट A की कार्डिनलिटी से 1 कम थी। ये मैंने आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया कि इस सिचुएशन में क्या होगा। अलग अलग केसेस ही इसलिए समझाए हैं। एक केस वो था जब आपके सेट बी की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली 2 है, उसमें आंख बंद करके 2n-2 लगा दो। दूसरा केस वो था जब दोनों सेट की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली इक्वल है, उस केस में सीधे सीधे आंख बंद करके n फैक्टोरियल लगा दो। उस केस में सीधे सीधे आंख बंद करके n फैक्टोरियल लगा दो। तीसरा केस, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखवाने से पहले मैंने आपको समझाना चाहा, फिर भी समझ में नहीं आया कि आपके पास एक सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी से एग्जैक्टली 1 ज्यादा है। तो अगर मैं इसको बोलूं n, तो ये है मेरा n-1। अगर मैं इसको बोलूं n, तो ये b है मेरा n-1। अब मैंने इसके बारे में पूछा कि हाउ मेनी onto functions will be possible from set A to set B, how many onto functions will be possible from set A to set B। तो मैंने बोला अगर मैं कोई भी onto function बनाऊंगा, अगर मैं दूसरा बना लेता हूं, अब वैसे भी समझ नहीं पा रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मैं कोई भी ऑन्टो फंक्शन बनाऊंगा, मान लीजिए मैंने ए और बी दोनों को इस 2 से कनेक्ट किया और सी को इससे कनेक्ट किया, तो मैंने आपसे बोला अगर कोई भी ऑन्टो फंक्शन बनाऊंगा, तो क्या ये समझ में आया था कि क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली एक ज्यादा एलिमेंट है और मुझे सेट बी के सारे एलिमेंट को कवर करना है, इसलिए सेट ए के एग्जैक्टली 2 एलिमेंट सेट बी के सेम एलिमेंट के साथ मैप करेंगे। सेट ए के एग्जैक्टली 2 एलिमेंट सेट बी के
सेम एलिमेंट के साथ मैप करेंगे। सो माय क्वेश्चन इज, ये जो टोटल n एलिमेंट थे जिसको आप 4 बोल रहे हो, तो 4 में से अगर मैंने 2 को चूज करके इनको एक सिंगल एलिमेंट बोल दिया, अगर इन दोनों को क्लब करके एक सिंगल एलिमेंट बोल दिया, तो भाड़ में जाने दो अभी तक क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूं इन दोनों को क्लब करके एक सिंगल एलिमेंट बोल दिया, तो सेट ए में आप कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में अब कितने एलिमेंट्स हैं? जिनको नहीं समझ में आया n-1, नमन, कौन कौन था वो? नमन को समझ में नहीं आया। और कौन था n-1 वाला? सर ये दीनू को समझ में नहीं आया। और थे 2 फैक्टोरियल, 3 पहले ही समझ में आ गया था। अरे 3 तो पहले ही समझ में आ गया। जिसको अमन बोल रहा हूं, आगम कहां जा रहा है? क्यों समझा रहा हूं मैं वापस? क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट नाम की चीज नहीं है, उनको सिर्फ रटना आता है, तो वो सब इस चीज को रटना चाहते हैं कि हम n-1 फैक्टोरियल रट लेंगे। गेट तो वैसे भी नहीं आएगा, शायद स्कोर कार्ड आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग दिमाग तो लगाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि, और मैं वही चीज बोल रहा हूं जो मैंने पिछली बार बोली थी कि अगर मैंने 2 एलिमेंट को मिला करके एक एलिमेंट बना दिया और 2 एलिमेंट अलग थे, तो यहां पर पहले 4 थे, अब कितने रह गए? 3 हो गए। पहले 4 थे, अब 3 हो गए। तो अगर पहले n थे तो एक कम हो गया, तो अब n-1 हो गए। इसका मतलब सेट ए में भी n-1 एलिमेंट हो गए, और सेट बी की वैल्यू तो शुरू से n-1 लेके चला ही था। और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी डोमेन। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी डोमेन। तो अब ये जो 3 एलिमेंट हैं, इनको 3 एलिमेंट के साथ कितने टाइप से मैप किया जा सकता है सच दैट फंक्शन ऑन टू हो? 3 एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के साथ कितने टाइप से मैप किया जा सकता है सच दैट फंक्शन ऑन टू हो? सर 3 एलिमेंट को 3 एलिमेंट के साथ 3 फैक्टोरियल टाइप से मैप किया जा सकता है सच दैट फंक्शन ऑन टू हो। तो मैंने बोला कि ठीक है कि 3 एलिमेंट जब रह जाएंगे तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल चॉइसेस होंगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो 2 एलिमेंट है जिनको क्लब किया गया है, क्या ये हमेशा ए बी हो? ये जरूरी है? नहीं सर, ये ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, बी डी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है। यहाँ पर 6 चॉइसेस हैं। यहाँ पर 6 चॉइसेस हैं। कैसे आई? 4 में से 2 एलिमेंट को 4C2 टाइप से चूज किया जा सकता था। 4 में से 2 एलिमेंट्स को 4C2 टाइप से चूज किया जा सकता था। उनको चूज करके अगर मिलाकर के मैंने एक मान लिया होता, तो अब मेरे पास सेट ए में बचे 3 एलिमेंट, सेट बी में भी हैं 3 एलिमेंट, ठीक है। और इनको मैं कंबाइन कर सकता हूं 3 फैक्टोरियल टाइप से सच दैट आपका जो फंक्शन हो वो ऑन टू हो। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है उनको यहां समझ में नहीं आया, सर ये थे n एलिमेंट और ये थे n-1 एलिमेंट। तो अब मुझे ये समझ में आता है कि अगर यहां पर n एलिमेंट है और यहां पर n-1 एलिमेंट है, तो इट इज गारंटीड कि ये जो n एलिमेंट है, इनमें से एग्जैक्टली 2 एलिमेंट सेट बी के सेम एलिमेंट के साथ मैप करेंगे। तो हमने बोला वो जो 2 एलिमेंट है वो कितने टाइप से चूज किए जा सकते हैं? तो हमने बोला वो जो 2 एलिमेंट है उनको NC2 टाइप से चूज कर सकता हूं। अब उन दोनों एलिमेंट को मिला देने के बाद टोटल एलिमेंट कितने बचे? सब 2 का 1 बन गया, और बाकी n-2 तो वहां थे, तो n-2 प्लस वो जो 2 को मिलाकर के 1 बनाया है n-1। तो यहां पर सेट ए में n-1 हो गए उन दोनों को क्लब कर देने के बाद, और सेट बी में तो ऑलरेडी n-1 थे। तो n-1 को n-1 से कितने टाइप से अरेंज किया जा सकता है सच दैट फंक्शन इज ऑन टू? n-1 को n-1 के साथ कितने टाइप से अरेंज किया जा सकता है सच दैट फंक्शन इज ऑन टू? ऐसी चीजें समझाने के लिए टाइम खराब मत किया करो, है ना। ये पहली बार में समझ में आना चाहिए था, क्योंकि यही सारे स्टेटमेंट्स मैंने पहली बार में भी बोले थे। मैंने कुछ भी नया नहीं बोला ये दूसरी बार में। कुछ भी नया बोला क्या मैंने दूसरी बार में? अब कैसे गॉट इट गॉट इट गॉट इट? पहली बार हमारा दिमाग कहीं और था। समझ ही नहीं आती है। तो ये 3 केसेस हो गए, स्पेसिफिक केसेस, जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर एक है चौथा और सबसे गंदा केस, जहां पर इन दोनों में से कोई भी केस जस्टिफाई नहीं करता। सो केस 4, लेट mod A equals to M and mod B is equals to N, such that M can be any value
greater than or equals to n. So I need a generalized solution now. अब मुझे क्या चाहिए, एक जनरलाइज सॉल्यूशन चाहिए. अरे उत्सव, तुम सारी चीजें अपने ऊपर ही लेके चलोगे क्या जीवन भर? मैं उनका नाम वापस से लूं, पीछे जाकर के देखूं कि कौन था, दीनू था, नमन था, एक वो एस से कुछ नाम था, वो सब थे, तो मैं उनका नाम वापस से जाकर के देखूं और समझ में आ गया था तो ठीक है, इसका आंसर दे दो. कौन था? अब मैं दूसरे वाले को पकड़ता हूं. इसका नंबर आएगा, इसका नंबर, विकास अभी ये वाला क्वेश्चन में जो समझा रहा हूं वही है. राहुल मिश्रा जी, गिव मी द आंसर. राहुल मिश्रा जी, गिव मी द आंसर. तुमने फिर जनरलाइज किया ना, तुमने फिर जनरलाइज किया. समेशन लगाना भूल जा रहे हो आप, मैं लगा देता हूं आपके लिए. You want to say NCM? NCM या I? क्या चाहिए आपको यहाँ पर? राहुल मिश्रा जी, I चाहिए कि M चाहिए? हाँ, आपसे तो पूछ ही नहीं रहा ना, जिस इंसान को ज्यादा इच्छाएं थी उससे पूछ रहा हूं. नाउ द क्वेश्चन इज, ये कैसे आया? ये तो ठीक है कि सर हमने ये याद रख लिया. कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये कैसे आया? किसको इसका एक प्रूफ पता है? बस मैं ये जानना चाहता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू नो द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला? हाउ मेनी ऑफ यू नो द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला? ठीक है, चले यहां पर समझो. आ जाओ इसको. मॉड ए इक्वल्स टू एम एंड मॉड बी इक्वल्स टू एन सच दैट एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन. अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक जनरलाइज सिचुएशन देता हूँ कि सर यहाँ पर ये है, लेट्स एज्यूम, मैं अभी भी समझाने के लिए एग्जांपल ही लूंगा. लेट्स एज्यूम कि यहाँ पर एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ. ठीक है, और यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4. तो मुझे ये समझ में आता है कि सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो 4⁻6 होंगे. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो 4⁻6 होंगे. ठीक है, तो अगर मुझे वापस से वही कॉन्सेप्ट है कि सर अगर मुझे ये चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस कोई मुझसे पूछे, है ना, तो दी लॉजिक इज नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए
will be nothing but the total number of functions from A to B from set A. इसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार में जिसको समझ में आ गया उसको ठीक, जिसको एक बार में समझ में नहीं आया उसको मैं वापस समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? वैसे ही एक बार समझाने में ही मुझे कम से कम आधा घंटा लगने वाला है, और अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में जितने बार वीडियो देखना है उतनी बार देखना। एक बार में फिर यहाँ पर वापस से बताने से समझ में नहीं आएगा। जो आदमी दिमाग लगा रहा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा है तो उसी को ये चीज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैसे डिफाइन कर सकता हूं? तो मैं बोल सकता हूं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी माइनस, मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट ऑन्टो। नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट ऑन्टो, तो हमने क्या बोला सर, ऐसे कितने फंक्शन है जो ऑन्टो नहीं है? तो हमने बोला कि यार ये तो हमको ये ढूंढना है कि नंबर ऑफ फंक्शन, सर कब कब फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा? सर फंक्शन तब ऑन्टो नहीं होगा, सुनना अच्छे से, फंक्शन तब ऑन्टो नहीं होगा अगर आपके कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट मैप नहीं होता हो, तब भी वो ऑन्टो नहीं है। कोडोमेन के 2 एलिमेंट मैप ना होते हो तब भी वो ऑन्टो नहीं है। कोडोमेन के 3 एलिमेंट मैप ना होते हो तब भी वो ऑन्टो नहीं है। ठीक है, अप टू कोडोमेन के n-1 एलिमेंट मैप ना होते हो तब तक भी वो ऑन्टो नहीं है। माय क्वेश्चन इज, क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है, क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है फ्रॉम ए टू बी जिसमें सेट बी का कोई भी एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा हो? क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है फ्रॉम ए टू बी जिसके अंदर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट से मैप ना होता हो? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोडोमेन के अंदर किसी के साथ भी मैप ना हो, अदरवाइज तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, अदरवाइज तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो कम से कम n-1 एलिमेंट छूट सकते हैं, सारे के सारे n-1 एलिमेंट नहीं छूट सकते। ज्यादा से ज्यादा आप n-1 एलिमेंट को लीव कर सकते हो, आप सारे के सारे n एलिमेंट्स को लीव नहीं कर सकते अगर आप डेफिनेशन दे रहे हो किसी भी फंक्शन की। सो यहां पर क्या होगा? सो दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फंक्शंस in which one element of codomain is not mapped by any element of domain। वैसे बार बार पूरा इतना नहीं लिखूंगा, प्लस नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच 2 एलिमेंट्स आर नॉट मैप्ड। And so on up to the number of functions in which n-1 elements of codomain are not mapped। चलिए, इसके अंदर हमको सर निकालना ये था, हमको निकालना ये था कि ऐसे फंक्शंस कितने हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट मैप नहीं होता, 2 एलिमेंट मैप नहीं होते, प्लस 3 एलिमेंट मैप नहीं होते, प्लस 4 एलिमेंट मैप नहीं होते, एंड सो ऑन। बट ये चीज निकालने का डायरेक्ट तरीका है ही नहीं, ये चीज निकालने का डायरेक्ट तरीका है ही नहीं। तो फिर अब क्या करें सर? अगर डायरेक्ट तरीका नहीं है तो कुछ और सोचते हैं। सुनना अच्छे से सर, अब अगर मुझसे किसी ने बोला कि सर कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल हैं, तो मैंने आपसे बोला कि सर n इंटू एन इंटू एन m टाइम्स, तो n रेज़ टू दी पावर m
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल थे, n रेज़ टू द पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल थे। ठीक है, n क्या है ये देखो सर, n इज द साइज ऑफ कोडोमेन, n इज द साइज ऑफ कोडोमेन। अब मैंने वो फंक्शन ढूंढने की कोशिश की जिनके अंदर ये जो n एलिमेंट है, अभी मैं लेके चल रहा हूं n इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं बोलूं कि सर n में से एक एलिमेंट ऐसा है जिसको मैंने उठा करके बाहर कर दिया, n में से मैंने एक एलिमेंट को उठा करके बाहर कर दिया, ठीक है, और बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन के साथ मैप करवाने की कोशिश की। सर ये है आपका सेट ए, ठीक है, और ये एक्चुअल में है आपका सेट बी। तो इस सेट बी में से मैंने एलिमेंट 1 को फॉर टाइम बीइंग बाहर कर दिया। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि सर अगर एलिमेंट 1 के साथ मैं किसी एलिमेंट ऑफ डोमेन को मैप करने ही ना दूं तो टोटल कितने फंक्शन पॉसिबल हैं? अगर मैं किसी भी एलिमेंट ऑफ डोमेन को 1 से मैप करने ही ना दूं, इसको पकड़ के रख लूंगा, तुझसे मैपिंग नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है, तो ए टू बी कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं? सोचो जरा, तो ए टू बी कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं? 3 रेज़ पावर 6, n माइनस 1 रेज़ पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए और 3 रेज़ पावर 6, राइट। सो दैट्स द लॉजिक कि सर हमने बोला कि ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n रेज़ पावर m थे, लेकिन अब मैंने अगर किसी भी एक एलिमेंट को उठा करके बोल दिया कि नहीं तुझसे कोई भी मैप नहीं करेगा, तुझसे कोई भी मैप नहीं करेगा, तो तुमने उसको उठा के बाहर कर दिया, तो अब आपके जो डोमेन के एलिमेंट्स है उनको मैप करने के लिए कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स बचे? सर अगर आपने एक को बाहर कर दिया तो आपके ये जो m एलिमेंट्स हैं, ये जो m एलिमेंट्स हैं डोमेन में, इनको अब मैप करने के लिए सिर्फ n माइनस 1 एलिमेंट्स बचे। इनको अब मैप करने के लिए सिर्फ n माइनस 1 एलिमेंट्स बचे। अब n की टर्म में सोचो ना, अब n के टर्म में सोचते हैं। सर पहले n एलिमेंट्स थे, उसमें से एक को बाहर कर दिया तो अब n माइनस 1 एलिमेंट बचे। 4 थे, एक को बाहर कर दिया तो 3 बचे, का मतलब वही है कि n थे तो n माइनस 1 एलिमेंट बचे। नाउ माय क्वेश्चन इज, सर मैं ये जो एक एलिमेंट है जिसको पकड़ के छोड़ दे रहा हूं कि बेटा तू नहीं आएगा, तू इंक्लूड नहीं होगा, मैं इस एक एलिमेंट को इन चारों में से कितने टाइप से चूज कर सकता था? सर मैं चारों में से उस एक एलिमेंट को जिसको मैं छोड़ना चाहता था उसको कितने टाइप से चूज कर सकता था? चारों में से उस एलिमेंट को जिसको मैं छोड़ना चाहता था उसको मैं कितने टाइप से चूज कर सकता था? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सर ये जो चार हैं इनमें से किसी एक एलिमेंट को मैं 4C1 टाइप से चूज कर सकता था। तो ये अगर n एलिमेंट होते तो n में से वो एक एलिमेंट जिसको मैं छोड़ना चाहता हूं, n में से वो एक एलिमेंट जिसको मैं छोड़ना चाहता हूं उसको मैं NC1 टाइप से चूज कर सकता था। तो यहाँ पे यही आएगा। सर ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस थे, इसके अंदर से मैंने सब्ट्रैक्ट किया कि लेट्स एज्यूम कि मैं n में से एक एलिमेंट को चूज करता हूं और उसको छोड़ देता हूं कि अब उसके साथ किसी की मैपिंग नहीं होगी। तो जो फंक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे? सर n में से किसी एक एलिमेंट को चूज किया, उसको छोड़ दिया, छोड़ने का एक तरीका, एंड अब जो रिमेनिंग n माइनस 1 एलिमेंट से उनको मैप करने की कोशिश की आपके डोमेन का m एलिमेंट्स का यूज करके। n में से एक एलिमेंट को चूज किया, उसको छोड़ा और रिमेनिंग n माइनस 1 एलिमेंट को डोमेन के m एलिमेंट के साथ मैप करने की कोशिश की। तो ये जो फंक्शन है इनके अंदर गारंटीड है, सुनो अच्छे से, इनके अंदर गारंटीड है कि कम से कम एक एलिमेंट तो छूटता ही है। अब मैं आपसे जो दूसरी चीज जानना चाह रहा हूं वो ये कि सर जब मैंने ये फंक्शन लिखे हैं तो ये कौन से फंक्शन है? क्या ये वो फंक्शन है जिनमें कोडोमेन का एग्जैक्टली 1 एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट से मैप नहीं होता? बेसिक क्वेश्चन सुनो, मेरे क्वेश्चन नहीं सुनते हो इसलिए समझ में नहीं आता। क्या ये वो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, क्या ये वो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जिनमें मेरे डोमेन का, सॉरी जिनमें मेरे कोडोमेन का, क्या ये वो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जिनमें मेरे कोडोमेन का एग्जैक्टली 1 एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं होता? क्या ये वो फंक्शंस हैं जिनके अंदर मेरे कोडोमेन का एग्जैक्टली 1 एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट से मैप नहीं होता? झूठ बोल रहे हो, सबका आंसर गलत है। वो जो समझ गई थी दीपाली उसने सबसे पहले आंसर दे दिया, सर एटलीस्ट 1। सर ये कौन से फंक्शन है? सर ये वो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, ये वो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जिनमें
डोमेन का एटलीस्ट वन, सॉरी, जिनमें कोडोमेन ये वो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जिनमें कोडोमेन का एटलीस्ट वन एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं होता। क्यों? सुनो अच्छे से सर, जब मैंने इस वन को छोड़ दिया और जब मैंने यहां पर टोटल n-1 रेज़ टू द पावर m फंक्शन लिखे, तो इन n-1 रेज़ पावर फंक्शन में n-1 रेज़ पावर m फंक्शंस में ये जो मैंने n-1 रेज़ पावर m फंक्शंस बनाए, इनमें तो वो फंक्शंस भी थे जिनमें इनमें से कुछ एलिमेंट छूट जाते होंगे और बाकी के साथ मैपिंग होती होगी, हाँ या नहीं? सर n-1 रेज़ पावर m फंक्शन में ये एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट को कवर कर लें जरूरी है क्या? मैं पूछ रहा हूं, n-1 रेज़ पावर m फंक्शंस में ये डोमेन के एलिमेंट, इन तीनों कोडोमेन के तीनों एलिमेंट को कवर कर लें, ये जरूरी है क्या? n-1 रेज़ पावर m फंक्शन में आपके ये डोमेन के m एलिमेंट्स कोडोमेन के ये तीनों एलिमेंट कवर कर लें, ये जरूरी है क्या? अगर ऐसा होता तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन सीधे सीधे n रेज़ पावर m नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन सीधे सीधे n रेज़ पावर m नहीं हो जाता। नहीं सर, तो यहां पर हुआ क्या, मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता था, सुनो अच्छे से सर, मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता था वो फंक्शंस जिनमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज नॉट मैप्ड बाय, मैं वो एलिमेंट सबमिट करना चाहता था जिनके अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट मैप्ड बाय एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, लेकिन उसको लिखने का कोई तरीका नहीं था। तो जब मैंने ये लिखा तो इसने मुझे क्या दिया, so these are the number of functions in which at least one element, these are the number of functions in which at least one element of the codomain is not mapped, ठीक है। बट माय क्वेश्चन इज, सर क्या ये सच में वही है? नहीं सर, ये वो भी नहीं है। वाई? क्योंकि यहां पर कुछ फंक्शंस को दो बार काउंट कर लिया गया है। ये वो भी नहीं है, यहां पर कुछ फंक्शंस को दो बार काउंट कर लिया गया है। सुनना अच्छे से सर, यहां पर वो फंक्शन जिसके अंदर एग्जैक्टली एक एलिमेंट छूटता है वो तो एग्जैक्टली एक बार काउंट हुआ है। सुनो अच्छे से, ये जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं इसमें वो वाले फंक्शन जिसमें कोडोमेन का एग्जैक्टली वन एलिमेंट छूटता है वो तो सिर्फ एक ही बार काउंट हुआ है, लेकिन वो फंक्शन जिनके अंदर कोडोमेन के दो एलिमेंट छूट जाते हैं या कोडोमेन के तीन एलिमेंट छूट जाते हैं, ये एक से ज्यादा बार काउंट हो गए हैं। ये दिखाऊं कैसे काउंट हो गए? सुनो अच्छे से, वापस आओ सर। जब मैंने वन को एक्सप्लिसिटली छोड़ा और यहां पर n-1 रेज़ टू द पावर m फंक्शंस लिखे, तब एक पॉसिबिलिटी थी कि 2 छूट जाता हो एंड 3 एंड 4 के साथ सारी की सारी मैपिंग होती हो। 2 भी छूट जाता हो n-1 रेज़ पावर m में। सर n-1 रेज़ पावर m में क्या वो भी थे जिसके अंदर 2 के साथ किसी की मैपिंग नहीं होती लेकिन 3 एंड 4 के साथ सबकी मैपिंग होती है, ठीक है। सिमिलरली एक बार ऐसा हुआ होगा, सुनो समझ में नहीं आएगा नहीं तो सिमिलरली एक बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने ये 1 2 3 4 में से एक्सप्लिसिटली इस एलिमेंट 2 को चुन करके बोला होगा कि तुम्हारे साथ किसी की मैपिंग नहीं करूंगा, और ये जो तीन एलिमेंट थे इनके रिस्पेक्ट में मैंने n-1 रेज़ पावर m फंक्शन काउंट किए होंगे, और उसमें क्या हुआ होगा सर, उसमें वो फंक्शंस भी होंगे जिसमें 1 के साथ कोई मैपिंग नहीं होती लेकिन सारी की सारी मैपिंग 3 एंड 4 के साथ हो जाती है। तो एक बार मैंने जब 1 के रिस्पेक्ट में n-1 रेज़ पावर m लिखा तब 1 2 छूटने वाला सब्ट्रैक्ट हो गया। एक बार जब मैंने 2 के रिस्पेक्ट में n-1 रेज़ पावर m लिखा तब भी 1 2 छूटने वाला सब्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब वो फंक्शन जिसमें ये दो एलिमेंट 1 2 छूट जाते हैं वो एग्जैक्टली दो बार सब्ट्रैक्ट हो गया, हाँ या नहीं? वो एग्जैक्टली दो बार सब्ट्रैक्ट हो गया, समझते हो? ये समझ में आया कि जब मैंने वो nc1 इंटू n-1 रेज़ पावर m लिखा तब वहां पर वो फंक्शंस जिनके अंदर कोडोमेन का एग्जैक्टली वन एलिमेंट छूटता है वो तो एग्जैक्टली वन टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट छूटते हैं वो दो या दो से ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट छूटते हैं वो दो या दो से ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, सुनो अच्छे से सर, लास्ट क्वेश्चन, नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट सर। नाउ माय क्वेश्चन इज, ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर एग्जैक्टली दो एलिमेंट छूट जाते हैं, ऐसे फंक्शंस
जिनके अंदर एग्जैक्टली दो एलिमेंट छूट जाते हैं वो इस सब्ट्रैक्शन में कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। ऐसे फंक्शंस जिनमें कोडोमेन के एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स छूट जाते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनमें कोडोमेन के एग्जैक्टली दो एलिमेंट छूट जाते हैं, वो दो एलिमेंट छूटने वाले फंक्शन एग्जैक्टली कितने बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं इसमें। ऐसे फंक्शंस जिनमें कोडोमेन के एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स छूट जाते हैं, वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं करते, वो एग्जैक्टली कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं इस सब्ट्रैक्शन में। दो बार। लेकिन मुझे उनको सब्ट्रैक्ट सिर्फ कितनी बार करना था, मुझे उनको ये n/2 तब मुझे उनको सब्ट्रैक्ट सिर्फ कितनी बार करना था। पागल हो गए हो क्या, 4c2 कहीं भी उसको मत देखो। मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली एक ऐसा फंक्शन जिसमें एग्जैक्टली दो एलिमेंट छूट जाते हैं, वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गए, दो बार। तो मैंने उसको दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे एक बार तो ऐड करना चाहिए ना, मुझे एक बार तो ऐड करना चाहिए। तो अब मैंने बोला कि सर ऐसे कितने फंक्शंस हैं, सुनो अच्छे से, सर ऐसे कितने फंक्शंस हैं जिनमें कोडोमेन के एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स छूट जाते हैं। तो हमने बोला कि n में से दो एलिमेंट्स को चूज करो, n में से दो एलिमेंट्स को चूज करो। हमने बोला इन दोनों एलिमेंट को चूज करो। और अब बचेंगे कितने सर, बचेंगे n-2। अब बचेंगे n-2। सो n में से दो एलिमेंट को चूज करो और बाकी आपके ये जो डोमेन के m एलिमेंट्स हैं इनको को डोमेन के n-2 एलिमेंट के साथ मैप करो। तो हमने बोला n में से, अरे हट जा, n में से टू एलिमेंट्स चूज करो एंड जो रिमेनिंग n-2 एलिमेंट्स हैं उन रिमेनिंग n-2 एलिमेंट्स के साथ आपके m एलिमेंट्स को मैप करने की कोशिश करो। तो अब मेरी बात समझना, सर यहां पर वो फंक्शन जिनमें एग्जैक्टली दो एलिमेंट छूट जाते थे वो दो बार सब्ट्रैक्ट हुए, और यहां पर वो फंक्शन जिनके अंदर एग्जैक्टली दो एलिमेंट छूट जाते थे वो एग्जैक्टली एक बार ऐड हुआ। तो दो बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड, इसका मतलब अल्टीमेटली कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ, दो बार सब्ट्रैक्ट और एक बार ऐड, अल्टीमेटली कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ, दो बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड, अल्टीमेटली कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ। सर यहां पर एग्जैक्टली वन एलिमेंट जिनमें छूट जाता है वो एग्जैक्टली एक बार सब्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट छूट जाते हैं वो दो या दो से ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो मैंने जब ऐड किया कि एग्जैक्टली दो एलिमेंट छूट जाते हैं उनको ऐड करो, तो जब मैंने ये नंबर ऐड किया है तो इसमें वो फंक्शन जिसमें एग्जैक्टली दो एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन छूट जाते हैं वो एग्जैक्टली एक बार ऐड हुए हैं, यहां पर वो एग्जैक्टली दो बार सब्ट्रैक्ट हुए थे, यहां पर वो एग्जैक्टली एक बार ऐड हुए हैं, एंड जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट छूट जाते हैं वो दो या दो से ज्यादा बार ऐड हो गए हैं। सुनना अच्छे से, अब मैं आपको वापस समझाता हूं। सर ये तो दो के करस्पॉन्डिंग हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर जब मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, जब मैंने ये वाली कहानी लिखी थी, इसको वापस से ले चलते हैं ताकि आपको पूरा कचरा ना हो जाए, है ना। जब मैंने ये वाली चीज लिखी थी, यहां पर मैं ये जानना चाहता हूं कि सर जब मैंने इस वन एलिमेंट वन को एक्सक्लूसिवली छोड़ा था, बहुत ट्रिकी है समझाने के लिए, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है ऐसा कुछ, लेकिन मैं सीधे इक्वेशन लिख दूंगा तो मुझे गालियां दोगे और कोई लॉजिक नहीं है ना। माय क्वेश्चन है सर जब मैंने इस वन को एक्सक्लूसिवली छोड़ा था और बाकी n-1 रस पावर m के साथ काउंटिंग की थी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब मैंने वन को छोड़ा और ये n-1 रस पावर m के करस्पॉन्डिंग लिखा, तो इसमें वो फंक्शन जिसमें 2 और 3 दोनों छूट जाते थे वो सारी मैपिंग 1 के साथ, सारी मैपिंग 4 के साथ होती थी, ये एक बार हुआ। सर जब मैंने 2 को एक्सप्लिसिटली छोड़ा और बचे हुए n-1 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में n-1 रस पावर m फंक्शंस काउंट किए, तब ऐसे वाले भी काउंट हुए जिनमें 1 और 3 छूट जाते थे, वो सारी की सारी मैपिंग 4 के साथ होती थी। सिमिलरली ये वाले भी हुए हैं सर 1 2 3। जब मैंने इस 3 को एक्सप्लिसिटली छोड़ा, जब मैंने इस 3 को एक्सप्लिसिटली छोड़ा और बाकी जो रिमेनिंग n-1 एलिमेंट्स थे, जब मैंने उन रिमेनिंग n-1 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग n-1 रस पावर m फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया, तो हुआ क्या सर, यहां पर ये वाला भी छूट जाता था, ये वाला भी छूट जाता था और सारी के सारे 4 के साथ मैप करते थे। इसका मतलब ऐसे फंक्शंस जब मैंने वो n-1 रस पावर m वाले लिखे थे
उसके कॉन्टेक्स्ट में ऐसे फंक्शंस जिसमें एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन छूट जाते हैं वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुए? ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन छूट जाते हैं वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुए? ये समझ में आया कि सबको सर ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गए, ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गए। अब मैं वापस समझने की कोशिश करता हूं कि सर जब मैं 2 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऐड कर रहा था, जब मैं 2 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऐड कर रहा था तब क्या हुआ? जब मैं 2 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऐड कर रहा था तब क्या हुआ? तो मैंने बोला कि सर एक बार तो चलो इसको समझो अच्छे से। सर मैंने जो 2 एलिमेंट चूज किए थे वो मान लो कि मैंने 1 एंड 2 को तो एक्सप्लिसिटली छोड़ा, और जब मैंने n-2 रेज़ पावर m लिखा तब इसके अंदर ये 3 छूट जाता हो, ये भी काउंट हुआ। सिमिलरली जब मैंने 2 एंड 3 को एक्सप्लिसिटली छोड़ा और 2 एंड 3 को एक्सप्लिसिटली छोड़ा और ये जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट थे, कौन से? सर ये 2 एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जब n-2 रेज़ पावर m लिखा तब ये 1 छूट जाता हो, ये भी काउंट हुआ। तीसरा वाला केस ये था जब मैंने 1 एंड 3 को एक्सप्लिसिटली छोड़ा। सुनो, अभी नहीं चमकेगा, अभी नहीं चमकता है तुम लोगों को। जब मैंने 1 एंड 3 को जानबूझ करके छोड़ा और बोला कि ये जो बचे हुए 2 एलिमेंट हैं 2 एंड 4, इन सब के साथ n-2 एलिमेंट्स थे, अब ये इनको m एलिमेंट के साथ मैप करो, तो उसमें भी 2 छूटा। इसका मतलब जब मैं 2 एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा था तो जब मैंने 1 एंड 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब ऐड किया तब ये जो 3 जिसमें छूट जा रहा था वो भी ऐड हुआ। सिमिलरली जब मैंने 2 एंड 3 के छूटने के सिचुएशन में रिमेनिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, रिमेनिंग फंक्शंस को ऐड किया, तब उसमें 1 2 3 तीनों छूटने वाला फिर से एक बार ऐड हुआ। सिमिलरली 1 3 के कॉन्टेक्स्ट में जब ऐड किया तो फिर से एक बार ऐड हुआ। सो डू यू रियलाइज कि जब मैंने सिर्फ एक फंक्शन, एक एलिमेंट को छोड़ करके n-1 के साथ सब्ट्रैक्ट किया था तो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट छूटने वाले फंक्शंस एग्जैक्टली 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हुए, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट छूटने वाले फंक्शंस 2 बार सब्ट्रैक्ट हुए, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट छूटने वाले फंक्शन 3 बार सब्ट्रैक्ट हुए। ऐसा 4 बार होगा ऐसा नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है, लेकिन जब मैंने 2 एलिमेंट्स वालों को ऐड किया तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट कोडोमेन के छूटने वाले एग्जैक्टली एक बार ऐड हुए। एंड ऐसे फंक्शन जिनके अंदर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट छूट जाते थे वो फिर से 3 बार ऐड हो गए। तो हुआ क्या सर? एग्जैक्टली 3 वाले यहां पर 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गए थे, एग्जैक्टली 3 वाले यहां पर 3 बार ऐड हो गए। इसका मतलब 3 बार वाले ऐसे फंक्शन जिनके अंदर कोडोमेन के 3 एलिमेंट छूट जाते हैं। इसका मतलब ऐसे फंक्शन जिनके अंदर कोडोमेन के 3 एलिमेंट छूट जाते हैं वो अभी तक एक भी बार सब्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। आया ना? इसका मतलब वो अभी तक एक भी बार सब्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। 3 बार यहां सब्ट्रैक्ट हुए, 3 बार यहां ऐड हो गए, समझे? ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स छूट जाते थे वो यहां पर 3 बार सब्ट्रैक्ट हुए और यहां पर 3 बार ऐड हो गए। इसका मतलब ऐसे फंक्शन जिनके अंदर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट छूट जाते थे वो तो अभी तक सब्ट्रैक्ट हुए ही नहीं, तो उनको एक बार तो सब्ट्रैक्ट करो। तो उनको एक बार तो सब्ट्रैक्ट करो। तो सर उनको एक बार सब्ट्रैक्ट करने गए तो हमने बोला ऐसे फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं जिनमें 3 एलिमेंट छूट जाते हैं? तो हमने बोला एन में से 3 एलिमेंट को चूज करो, एन में से 3 एलिमेंट को चूज करो और उनको छोड़ दो। जब उनको छोड़ दिया तो आपके पास बचे n-3 एलिमेंट्स को डोमेन में। उन n-3 एलिमेंट्स के साथ डोमेन के सारे एलिमेंट को मैप करो, डोमेन के सारे एलिमेंट्स को मैप करो। समझे बात को? ठीक है, अब ये चलता जाएगा सर, अब ये चलता जाएगा,
अब ये चलता जाएगा। सर ये क्या होता है सर, पहली टर्म, सर मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करना चाहूंगा, मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करना चाहूंगा। कैन आई राइट इट लाइक, कैन आई राइट इट लाइक NC0। सर छोड़ो, इसको भी ऐसे नहीं लिखते, इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, मैं इसको वापस से यहां लिख देता हूं। सर कैन आई राइट इट लाइक NC0 n-0 रेस्ट टू द पावर m। I can write it as NC0 n-0 raised to the power m। क्लियर? NC0 इंटू n माइनस रेस्ट पावर 0 m, उसके बाद माइनस NC1 इंटू n-1 रेस्ट टू द पावर m प्लस NC2 इंटू n-2 रेस्ट टू द पावर m, फिर से माइनस NC3 इंटू n-3 रेस्ट पावर m। आई होप नाउ विल रियलाइज कि जब ये 0 होता है तो टर्म पॉजिटिव है, जब ये 1 होता है तब टर्म नेगेटिव है, जब ये 2 होता है तब टर्म पॉजिटिव है, जब ये 3 होता है तब ये टर्म नेगेटिव है। तो लास्ट टर्म का साइन क्या होगा, लास्ट टर्म का साइन क्या होगा, वो होगा 1 रेस्ट पावर i, जो डिपेंड करेगा इस NCi पे, वो होगा 1 रेस्ट पावर i, जो डिपेंड करेगा इस NCi पे। लेकिन मैं अभी इसको i नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं इसको i नहीं लिख रहा हूं। माय क्वेश्चन इज कि सर आपने एक बार n में से कोई नहीं छोड़ा, एक बार 1 छोड़ा, एक बार 2 छोड़ा, एक बार 3 छोड़ा, अभी अभी क्या बोला था सर, लास्ट में जो एलिमेंट्स छूट सकते हैं वो मैक्सिमम n-1, कि अगर मैंने मैक्सिमम n-1 एलिमेंट्स को छोड़ा तो कितने ऐसे फंक्शन से जो ऑन्टो नहीं होते, तो यहाँ पर जो पावर आएगी दैट विल बी n-1। सो NC n-1 minus n-1 raised to the power m, n-1 raised power m। क्लियर? चलिए सर, अब ये चलता जाएगा, यहाँ पर जो लास्ट साइन आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 1 raised to the power n-1 इंटू NC n-1। अल्टीमेटली आप देखोगे तो ये n-1 विल बी 1, ठीक है, सो इट विल बी n-, लेकिन मैं इसको ऐसा ही रखता हूं, उसका रीजन एक, ताकि मैं इसको जनरलाइज कर सकूं। तो सर ये एक्चुअल में क्या है सर, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द समेशन ऑफ, दिस इज नथिंग बट द समेशन I varying from 0 to, last term will be n-1, I varying from 0 to n-1 minus of 1 raised to the power I into NCi into n-i। सर पहली बार में ये 0 होगा, दूसरी बार में 1, n-i रेस्ट टू दी पावर m। आपको लगता है कि गेट वाला इस फॉर्मूला को रटवाना चाहता है आपसे? आपको लगता है कि गेट वाला आपसे ये चाहेगा कि आप ये फॉर्मूला रटो? पागल है क्या वो? हाँ नहीं, तो अगर याद रहता है तो ठीक, अदरवाइज मैं आपसे ये बोल रहा हूं, याद रहता है तो ठीक, अदरवाइज इसको मुझे नहीं लगता कि इसकी एज सच कोई डायरेक्ट नीड है। याद रख पाओ तो बहुत ही बढ़िया है, 2-4 बार देखोगे तो याद रह जाएगा, 2-4 बार देखोगे तो याद रह जाएगा। बट याद क्या रहेगा, अगर मजबूरी में फंस गए और क्वेश्चन आ गया, अगर मजबूरी में फंस गए और क्वेश्चन आ गया तो ये पैटर्न याद रखना, इसको जल्दी डिराइव कर लोगे। ये याद रखना आसान है कि टोटल एन रेज़ पावर m याद नहीं रह रहा, लेकिन समझ तो आया ना कि टोटल फंक्शन में से एक को सब्ट्रैक्ट की करने की कोशिश की, लेकिन जब एग्जैक्टली 1 वाले सब्ट्रैक्ट करने गया तो 2 या 2 से ज्यादा वाले एक से ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट हो गए, तो मैं उनको फिर ऐड किया। 2 वाले 2 बार सब्ट्रैक्ट हुए थे तो उनको एक बार ऐड किया, तो उनको जब ऐड किया तो देखा क्या कि सर 2 एलिमेंट को छोड़ना था तो NC2 और बाकी सारी मैपिंग हुई n-2 के साथ। यहाँ पर ये हुआ कि 3 एलिमेंट छूटने वाले 3 बार सब्ट्रैक्ट हुए थे और 3 एलिमेंट छूटने वाले यहाँ पर 3 बार ऐड हो गए थे। उसके बाद आप उस 3 वाले को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, अब इसको मैं और आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, अभी लग रहा है कि सर रटना पड़ेगा, टफ है, अभी लग रहा है कि सर रटना पड़ेगा, टफ है। एक बार आपने इसको दिमाग में रिवाइज करते टाइम 1-2 बार देखा ना, तो आप इसको जीवन में कभी भूलोगे नहीं। अगर आपने इसको दिमाग में 1-2 बार ढंग से देखा ना तो आप इसको भूलोगे नहीं। ये अभी लग सकता है कि टिपिकल है ना, अभी ये लग सकता है कि टिपिकल है, लेकिन ये एक्चुअल में टिपिकल नहीं है, ये याद भी हो जाएगा।
क्योंकि पैटर्न है ना NCI -1 NCI इंटू n माइनस आई रेस पावर m। तो अगर कुछ उल्टा सीधा टर्मिनोलॉजी आता है तो याद रखने में भी दिक्कत होती है, अदरवाइज तो याद रखने में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए, सो आई होप नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। तो ये सिर्फ समझने के लिए था। अब मैं सारे के सारे केसेस एक साथ लिख देता हूं, आपको याद रहे। नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस, ये आपका केस 1 2 3 4। सर क्या है पहला वाला? मॉड ए इक्वल्स टू n एंड मॉड बी इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। भूलना मत, गलती से एक स्लाइड भी देख लोगे रोज तो हो जाएगा काम। 2 रेस पावर n माइनस 2 बताया मैंने आपको। दूसरा है मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू n, द नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस विल बी n फैक्टोरियल। तीसरा है मॉड ए इक्वल्स टू n एंड मॉड बी इज इक्वल्स टू n माइनस 1। कितना होगा सर? n में से 2 एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा, बाकी n माइनस 1 के साथ ऑन्टो मैनर में अरेंज करना पड़ेगा। मॉड ए इक्वल्स टू m and mod b equals to n, m is any value greater than or equals to n, it will be summation I varying from 0 to n minus 1 minus of 1 raised to the power I nci n minus I raised to the power। कुछ नहीं है सर इसमें, और ये जरा सी चीज याद रहती है तो यू कैन एक्चुअली सी 3 से 4 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, 3 से ज्यादा बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन एटलीस्ट वन टाइम इंटरसेक्ट करेगी शायद। क्या इंटरसेक्ट करेगी, क्या कहना चाह रहे हो सर? हाउ टू डिटरमाइन योर ग्राफ फंक्शन? राहुल जब बात आएगी ना तब करेंगे। ये जो पड़ा हुआ है इसको यहाँ पर बाकी सबके हिसाब से चलने दो, जब ग्राफ पे जाएंगे हम वहां पे बात करें। हाउ टू, आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो गेट का क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऊपर दिमाग लगाओ। ऐसे कभी भी उठ करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना शुरू करते, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? राहुल आप इससे पहले कितनी बार प्रिपरेशन कर चुके हो, मुझे ऑनेस्टली जवाब देना, क्योंकि मैं अब आपके, अगर आप मुझे सही जवाब दोगे तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, अदरवाइज मैं कमेंट इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। उसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, मैं उसको एंटरटेन करता हूँ तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा कि मैं नहीं समझा रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं उसको स्किप कर दूं, आपको लगेगा कि देखा ही नहीं, आपको पता है कि देख करके अवॉइड कर दिया है। बट मुझे एक बार बता दो कि क्या है। हाँ, गेट दिया था 2021 में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 2025 के लोगों के लिए भी है, इसमें 26 के बच्चे भी हैं। ठीक है, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना राहुल, आपने गेट दिया है इसलिए आपको सिलेबस और उसके आगे पीछे की कहानी पता है। सिलेबस और उसके आगे पीछे की कहानी पता है। इससे होता क्या है, आप जो चीज जानना चाहते हो अगर मैं उसके ऊपर फोकस करने लगा तो सिर्फ आपका भला होगा, लेकिन बच्चे जो 400-500 लोग क्लास देख रहे होंगे उन लोगों को लगेगा अरे सर ये इधर से उधर रैंडम जंप कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर देम, है ना? तो प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों उन चीजों के जवाब नहीं देता, और क्यों इस चीज को जब आप वहां पर एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उसको नहीं बताया, है ना? तो बस इतना समझ के चलो कि अगर आपको चीजें आती हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है जो आपको लगे कि नहीं समझ में नहीं आया, देन प्लीज लेट मी नो सो दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, लेकिन ज्यादा आगे जाने की कोशिश हम नहीं करेंगे, है ना? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी ये पता भी नहीं है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो मेरा प्राइमरी गोल ये है कि किसी भी आदमी को मैं उस लायक बना दूं कि वो अपने एफर्ट से फिर गेट का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। मैं इसके भी कर दूंगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा, है ना? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आप दुखी मत हो, इसीलिए मैंने सबसे पहले उसको बोल दिया कि ऐसा है कि आप बुरा मत मानना कि मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक सिंपल है कि दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चल दैट्स इट, हो गया जो भी है। अब चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन पे। अब चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन पे। कब बोलता हूं कि मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन जानने वाली चीज है। कब बोलता हूं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है? सर एक फंक्शन को बोलता हूं बाइजेक्टिव है जब वो वन वन भी है एंड ऑनटो भी हो। जब फंक्शन वन वन भी हो एंड ऑनटो भी हो। तो आ जाओ यहाँ पर, व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन? फंक्शन, कैसा फंक्शन? फंक्शन f from a to b is called a bijective function is called a bijective function if and only if and only if दो सिचुएशन है, आपका फंक्शन वन वन भी होना चाहिए क्या सर? f from a to b is वन वन, that is injective, and f from a to b is onto, that is surject. तो अगर आपका फंक्शन वन वन भी है, अगर आपका फंक्शन वन वन भी है और ऑनटो भी है, तभी उसको मैं बोलूंगा बाइजेक्टिव फंक्शन। सो आई कैन से अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ वन वन एज वेल एज ऑनटो। अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव if and only if it is one one as well as onto. Now my question is, क्या बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है? अब हमको ये समझ में आता है कि सर बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए वन वन भी होना चाहिए। वन वन भी होना चाहिए तो वन वन फंक्शन की सीधी सीधी कहानी थी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए हैज टू बी कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, और दूसरा था ऑनटो भी होना चाहिए। वो बोलता है कि सर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। ये समझ में आता है ना? फंक्शन इज बाइजेक्टिव अगर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज लेस देन इक्वल्स टू cardinality of B and function is onto if cardinality of A is greater than or equals to cardinality of B. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ that a function is bijective or a bijection from set A to set B is possible? A bijective function from set A to set B is possible. Bijective function from set A to set B is possible only if what? Only if cardinality of set A is exactly same as cardinality of set B. Only if cardinality of set A is equals to cardinality of set B. Now my question is, next, if mod A equals to mod B equals to n, if mod A equals to mod B equals to n. My question is, how many bijective functions are possible from A to B? How many? Then number of bijections possible or number of bijective functions possible from A to B will be n factorial, क्योंकि जितने वन वन फंक्शन है उतने ऑन्टो हैं, जितने वन वन फंक्शन है उतने ऑन्टो हैं, और हर फंक्शन अपने आप में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। हर फंक्शन अपने आप में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, हर चीज समझने वाली है। वन वन
तो ये दोनों चीजें कब ट्रू हो सकती हैं साथ में, जब दोनों इक्वल हो। ठीक है सर। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या बोला था कि जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि वन वन करस्पॉन्डेंस क्या होता है, वन वन करस्पॉन्डेंस क्या होता है, याद है कहाँ आया था सर, ये वन वन करस्पॉन्डेंस की टर्मिनोलॉजी आई थी, मैंने यूज की थी, देयर इज अ वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन पार्टीशन ऑफ अ सेट ए एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब वन टू वन करस्पॉन्डेंस कब होगी, अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि उन दोनों सेट में वन टू वन करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, और बाइजेक्शन एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। वही कहानी हुई थी, सॉरी देखते हैं क्या है ये नोट। चलिए, इफ देयर एग्जिस्ट a bijective function from set A to सेट बी, ऑब्वियस सी बात है अगर सेट ए से सेट बी पे बाइजेक्टिव है तो वो बी टू ए भी होगा, और फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। सर दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो क्या बोलते हैं, देन set A and set B are said to have वन वन करस्पॉन्डेंस। तो अगर कहीं वन वन करस्पॉन्डेंस लिखा है तो उसको सिर्फ वन वन मत समझ लेना, अगर कहीं वन वन करस्पॉन्डेंस लिखा है तो उसको सिर्फ वन वन मत समझ लेना। क्या मतलब है, वन वन करस्पॉन्डेंस क्या इंप्लाई करेगा, वन वन करस्पॉन्डेंस इंप्लाइज वन वन एज वेल एज ऑन्टो, वन वन एज वेल एज ऑन्टो। तीसरा क्या, वन वन करस्पॉन्डेंस I would rather say if one one correspondence exists between set A and set B, then हमको पता है कि ये इक्वल ही रहा होगा, और यहीं से वो कहानी आई थी that the number of elements in the set of partition will be equal to the number of functions in the set of all equivalence relations। समझ में आया, वहां पर क्यों बोला था कि वन वन करस्पॉन्डेंस है, इसलिए हर जितने नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे इतने ही एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो जब मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को काउंट करना था तो उसकी जगह पे मैं नंबर ऑफ पार्टीशन को भी काउंट कर सकता था ऑन अ सेट ए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो दैट विल बी ऑल, आज का यही रखेंगे, कल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीजें देखेंगे। तो आज सिर्फ टाइप ऑफ फंक्शन डिफाइन कर दिए, और भी एक दो बेसिक छोटे छोटे से टाइप ऑफ फंक्शन है तो वो और मैं लिख के ले आऊंगा, एंड दैट विल बी ऑल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। If you guys have any doubt, please let me know. Otherwise, I'm done for today's session. Took more time in the number of Onto function, but that's fine. ये और बता देता तो क्या ही चला जाता।
टाइप सी तो हैं, छोड़ो। हाँ, टुमारो इनवर्स ऑफ फंक्शन भी होगा और बेसिक टाइप, बाकी सारी चीजें, कंपोजिट फंक्शन भी होगा, और भी जो आगे की चीजें हैं वो सारी होंगी, तो अल्टीमेटली कल फंक्शन कंप्लीट होगा। सर कितने सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें? देखो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज तो आप जैसे ही आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है कम से कम 2 से 3 बार, उसके बाद शुरू कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप हर एक रिवीजन के बाद एक्चुअल में एक सब्जेक्ट, फुल लेंथ सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज जेन्युइनली बात कर रहे हो तो फुल लेंथ और ऑल सब्जेक्ट टेस्ट कब देना चाहिए, ये थोड़ा डाइजी है कि भाई, मेरा जो बेस्ट अप्रोच है वो ये कि आपके जैसे 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं और अगर उन तीनों के कंबाइंड टेस्ट आपको देने को मिलते हैं तो आप उनके कंबाइंड टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। जो फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो ऑल सब्जेक्ट के टेस्ट हैं, उनको तब तक अपीयर मत करना जब तक कि आपके सच में सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होकर के रिवाइज नहीं हो जाते। जब तक आपके सच में सारे कंप्लीट सब्जेक्ट होकर के रिवाइज ना हो जाएं, तब तक उनके ऊपर मत जाइएगा, दिक्कत आएगी। कल वाले लेक्चर में फंक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा भैया, परसों से ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ वीकली टेस्ट आर नॉट वेरी क्लियर, दिस प्रॉब्लम। युग, कौन से सॉल्यूशंस हैं? मुझे लगता है कि सॉल्यूशन तो सारे मैंने ही रिकॉर्ड किए हैं, जो अभी तक आपको मिले हैं वो तो सब मैंने ही रिकॉर्ड किए हैं ना। सर एक भी सीडी का टेस्ट सीरीज नहीं आया है, कहाँ नहीं आया है? हाँ वो है। ओके, ठीक है, मैं करता हूँ, उसका भी कुछ करता हूँ। यार अब प्रॉब्लम वही आती है कि मैं दूसरे कामों में इतना व्यस्त हूँ कि किसी नए काम को टेक ओवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। सर पीवाईक्यू स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके सेट्स एंड रिलेशन के पीवाईक्यू स्टार्ट कर सकते हो, जो आपके सेट्स एंड रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। कम से कम पहले 1-2 रिवीजन कर लो, जल्दबाजी मत करो पीवाईक्यू के लिए। सेट्स एंड रिलेशन के पीवाईक्यू लगाए जा सकते हैं जिस दिन भी आपको लगे कि हाँ मैंने 2 प्रॉपर रिवीजन कर लिए हैं, उसके बाद आप सेट्स एंड रिलेशन के पीवाईक्यू लगा सकते हो। तो ग्रुप थ्योरी में रिंग इंक्लूडेड रहेगा नहीं रहेगा? जो सिलेबस में नहीं है वो मैं इंक्लूड नहीं करेगा। ऑल टीओसी सीडी, ऐसा नहीं है, उसमें सीडी भी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीडी ना हो। ठीक है, तो वो टीओसी के साथ में सीडी मर्ज करके दिया होगा, लेकिन सीडी होगा। ठीक है सर, टेस्ट में पावर सेट वाला क्वेश्चन में डाउट है मुझे, वीडियो सॉल्यूशन समझ नहीं आया। पावर सेट वाले क्वेश्चन में क्या? यार भेज दिया करो, ग्रुप में भेज दो यार, मैं वैसे ही मेरे से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। नोट्स नंबर 12 नहीं आया, नोट्स ये क्लास नोट्स नहीं आए लेक्चर नंबर 12 के, आई लेट देम नो। वो अभी हो जाएंगे, अगर नहीं आए तो वो अभी हो जाएंगे। डिफाइन सॉर्टिंग, नहीं ओएस यहाँ क्यों? नहीं डिफाइन करूंगा ओएस, यहाँ पे नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं। जब प्रीवियस लेक्चर के नोट्स अपडेट होने बाकी हैं, प्रीवियस भी नहीं हुआ, ये क्या कह रहे हो? ग्रुप पे भेजो, मैं वहां पर क्वेश्चन आपके देखता हूँ। बाकी आप ये जो कह रहे हो कि प्रीवियस लेक्चर के नोट्स भी अपडेट नहीं हुए, सो लेट मी आस्क कि क्यों नहीं हो रहे हैं। हम लोगों को तो दिखता है कि आ गया है सर क्लास नंबर 12। अब व्योम बोल रहा है सर क्लास नंबर 12। ऐसे थोड़ी होता है कि एक को दिखाई दे रहा होगा एक को नहीं हो रहा होगा। एक बोल रहा है हाँ सर क्लास नंबर 12, या है सर क्लास नंबर 12, पता नहीं भाई, मैं देख लूंगा, खुद ही देख लूंगा। जाने दो, मैं खुद ही देख लेता हूँ कि कौन से हुए और कौन से नहीं हुआ। स्टार्ट में ही आया था, ही सर स्टार्ट में ही आया था, आ ही नहीं आएगा, क्या है ये? कल का बात देखो, अच्छा नहीं लगा इसके बारे में। ओहो,
आपको अच्छा नहीं लगा उसका मैं क्या करूं? किसी भी इंसान को ये आदमी ऐसा बोलना अच्छा नहीं है बेटा। ये लैंग्वेज का अपना इशू हो सकता है, बट मैंने बोला कि अपने वर्ड्स को चूज करने पे थोड़ा सा फोकस करो। बुरा नहीं लगना या नहीं लगना ये तो एक सिंपल सी बात है। किसी और जिसको बोला था उसको बुरा लग जाएगा तो मैं तो आपको फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े वो समझाया था, बाकी आपके ऊपर। हाँ ठीक है, श्रेष्ठ में पीएम का लेक्चर 15 का नोट्स नहीं है, देख लेंगे। चलो भाग जाओ यहाँ से। बाय। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता अपने, मैं ये नोट्स वाला तो अभी तुरंत ही अपडेट करवा देता हूँ कि किस बैच में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए बाय।